यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेट करते 2 मिनट का, बाकी लोग भी जुड़ जाएं। चलिए, सो ऑफिशियली आज हमारी जो क्लास लाइव स्टार्ट हो गई है विद यूपी स्टार। बताइए दुर्गेश जी। चलिए 2 मिनट का वेट करते हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाएं। माफी भी चाहूंगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गया, क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं ना तो लगता है कि यार ये भी इंक्लूड कर ले, ये भी इंक्लूड कर ले, उस चक्कर में थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे हो गया। ठीक है, क्लास का कुछ पैटर्न इस तरीके से रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप बीच में भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हैंड रेज आप मत करना। बाकी लास्ट में जो है क्लास के एंड में, लास्ट में हम लोग जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे कमेंट बॉक्स में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नए साल के आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो इस साल पूरे हो जाए, और जो भी हमने सपने देखे हैं, जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम अचीव करें। उसके लिए मैं आप सभी को बोलूंगा ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करिए, खुद पे भरोसा रखिए, मेंटर पे भरोसा रखिए, माँ बाप पे अपने भरोसा रखिए, ऊपर वाले के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए, ये जो कोर्स है ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के साथ है, तो एक एंड से आपके रिकॉर्डेड है, एक एंड से आपके लाइव है, दोनों को मर्ज करके आपको पढ़ना है। ठीक है, नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, मैं देख रहा हूं कमेंट काफी भरा हुआ है तो काफी लोग परेशान हैं। नहीं, पैनिक वाली बात नहीं है। देखिए, यही तो एक मैच्योर इंसान की निशानी होती है कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आपको और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए मैच्योरिटी के साथ। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है। हैप्पी न्यू ईयर। सबकी बात मैं सुन रहा हूं, सबकी बात सुन रहा हूं, पहली क्लास है तो काफी उत्सुकता है कि तो कोई हैंड रेज कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो है पोस्ट है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं जरा, लोगों को उत्सुकता है तो काफी चीजें हैंड रेज कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं क्या इशू है। हैप्पी न्यू ईयर जी। मैं बताया ना, मैं लास्ट में सबके कमेंट पढ़ूंगा और सब चीजें रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपसे टाइम क्या कहा है कि 21 जनवरी को सब कुछ पैकअप हो जाएगा। इट मीन पैकअप मीन्स कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। सबसे पहले यूपी के बारे में हमें जान लेना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर राज्य के निवासी भी हो सकते हैं, बाहर के कैंडिडेट हैं तो भी, क्योंकि एग्जामिनेशन हमें देना है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अपने ही इस देश का हिस्सा है, तो जो लोग निवासी उनको तो जानना ही चाहिए बेहतर तरीके से। लेकिन जो आउटसाइड द यूपी हैं उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि आप भी भारत का ही एक अंग है। तो अच्छे से इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यूपी स्पेशल की कम से कम 5 से 7 क्लासेस में करने वाला हूं, अच्छे से लंबी क्लासेज होंगी, प्रिसाइज होंगी मेरे एक्सपीरियंस पे। कैसे मैं पढ़ा रहा हूं? जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है 8-10 साल का, उस पर मैं यूज करूंगा। जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा है, यूपी पीसीएस का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसको मैं भरपूर यहां यूज करने वाला हूं। तो आप भरोसा रखिए, आपका जो मेंटर है वो सक्षम है, कैपेबल है आपको पढ़ाने के लिए, चाहे वो फार्मा हो चाहे नॉन फार्मा हो। लेट्स स्टार्ट। उत्तर प्रदेश स्पेशल, प्यारा सा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फार्मेसी एक एंड से आ रहा है। ठीक है, फार्मेसी चालू है। यूपी का मैप आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी हमारी विरासत जो है दिखाई देगी यहां पर। सिलेबस को जरा देख लेते हैं, अननेसेसरी हैंडरेज मत करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, तो आपके हिसाब से सारी चीजें देखिए, आपकी सुननी है, जरूर सुननी है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप 1000 लोग हैं तो 1000 बातें होंगी, तो सबके साथ चलने लगेंगे तो एक भी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक जो कॉमन राय सबकी होगी उसी हिसाब से पैटर्न होगा। लेट्स स्टार्ट। सिलेबस अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम में, तो पार्ट 1 में जो है पूरा फार्मेसी आपका है, पार्ट 2 में आपका पूरा कंप्यूटर है, और पार्ट 3 में यूपी स्पेशल है। अगर आप देखेंगे 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन और 20 नंबर है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 20%, और सिलेक्शन में 20%, अर्थ से फर्स्ट, फर्स्ट से अर्थ तक मामला चला जाता है। सो 20 नंबर का सवाल है बाबू भैया, तो 20 नंबर को जो इग्नोर नहीं कर सकते।
मैं ये देख रहा था कि पैनिकनेस मची हुई है एनालिसिस को लेकर, इतना हुआ क्यों? और भी है, सूटिक्स भी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, कोग्नोसी भी, सब कुछ है। अननेसेसरी का हाइप करने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बेसिक तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, जब हम यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि इसमें क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि भाषा का कोई चक्कर ना आए। ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कल्चर क्या है, आर्ट क्या रहा है, क्या आर्किटेक्चर रहे हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, फोक डांस कौन से है, लिटरेचर कौन सी है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भाषाएं हैं वो क्या है, क्या विरासत रही है, कुछ सोशल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स है, उसके बारे में, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म के बारे में जानेंगे, जियोग्राफिकल लैंडस्केप के बारे में कि मतलब कहां पर पर्वत है, कहां पर पहाड़ी है, कहां पर पठार है, कहां पर तराई क्षेत्र है, कहां पर भाबर क्षेत्र है, ये सब चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखोगे उधर झारखंड वगैरह तो काफी मिनरल रिच है, काफी नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो डेफिशिएंट स्टेट नजर आता है। लेकिन ललितपुर वाला जो एरिया है, आप देखोगे उधर बुंदेलखंड वाला रीजन, उधर आपको काफी जो है चीजें देखने को मिलेंगी। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे कि जलवायु यहाँ कैसी है, मिट्टी कैसी है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं वो सब कौन कौन सी हैं। फिर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कैसा कर रहा है, आप देख रहे होंगे अभी जीडीपी के मामले में कई स्टेट को उत्तर प्रदेश पछाड़ रहा है। इवन महाराष्ट्र के बाद आप देखोगे यूपी का ही नंबर आ गया है जीडीपी के टर्म्स में। तो काफी अच्छा उत्तर प्रदेश परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है कि जो भी अराजक तत्व हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि किसी भी चीज के प्रोग्रेस में ना लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर पे आप अगर आप कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी चीजें प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। प्रोग्रेसिव माइंड सेटअप भी आपका होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस समिट्स बहुत सारे होते हैं, यूपी के समिट्स बहुत सारे होते हैं। पॉलिटी, जो प्रशासन, शासन प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश में कैसा, उसके बारे में बात करेंगे। ये सब सारी चीजें, कुछ करंट इवेंट्स, करंट इवेंट का मतलब कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ घटना चक्र जो है आपका करंट का रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब सारी चीजें, और कुछ उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ कोशिश करेंगे थोड़ा अपने जो है देश के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर भी थोड़ा सा कंपेयर करें। हालांकि ये सारा सिलेबस आपका जो है यूपी से ही स्पेशल रिलेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, मेरा हमेशा दृष्टिकोण रहता है कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूपी कहां है, इस पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि एक बेहतर डेवलपमेंट हो। तो क्वेश्चंस तो एग्जाम में आप लगा ही पाओगे, साथ साथ जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको भी हम बेहतर तरीके से। तो आज मैं आपको जो यूपी स्पेशल पढ़ाने वाला हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपी स्पेशल ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है, वो भी फार्मेसी में। चलिए, आप सभी को पता है कि सार्थक बैच चल रहा है, तो सार्थक बैच आपके जो नोन है उन सबको रिकमेंड कर सकते हैं। आप जो है ट्यूटक्सो अकेडमी के ऐप पर मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं एज ए मेन लीडिंग टीचर हूं। चलिए, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। वेलकम टू द उत्तर प्रदेश, द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और मैं बता दूं रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी बता दूं। कोई आप किताब पढ़ लो, चाहे घटना चक्र पढ़ लो, चाहे कोई से भी किताब पढ़ लो, किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ लो, सारी किताबें ऑफिशियली छापी जाती है ऑफिशियल डेटा से। ठीक है, एक चीज तो मैं किताबें कम पढ़ रहा हूं यूपी स्पेशल के लिए, गवर्नमेंट डेटा, जो गैजेट है, गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं। और ये सारा डेटा आप देखोगे वहीं से दिखाई देगा। जो किताब वाले जहां छाप रहे हैं, मैं किताब से नहीं छाप रहा हूं, मैं सीधे वहीं से प्राइमरी सोर्स कहां है वहां से मैं ले आ रहा हूं आपको। तो आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप कृपया रोड छाप किताबें यूपी स्पेशल के लिए बिल्कुल ना पढ़े, नहीं तो बहुत सारा मैं डेटा देख रहा था, लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इतना गड़बड़ दिया हुआ है ना बुक्स में, बड़ा कंफ्यूजन स्थिति है। तो जो फाइनल स्टेटस आपका गवर्नमेंट वेबसाइट पर डला हुआ है, दैट इज द फाइनल। किताबों में बहुत डेटा को लेके झोल है, मैं ये भी आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ। चलिए, पहले हम वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव देखते हैं, समझते हैं, ओवरऑल थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी हैंड रेज मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। इससे ट्यूटर जो है डिस्टर्ब होता है, और मैंने बताया ना कि लास्ट में आप थोड़ा सा जो है बात करेंगे हम लोग इस मुद्दे पे। पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव आप जरा देखने की कोशिश करिए ग्लोब पे। जब हम ग्लोब, अब देखिए मैं अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ऑफिशियली। ग्लोब में जब आप देखेंगे इस तरीके से, तो पूरे
दुनिया को एक काल्पनिक रेखा में बांटा गया है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं इक्वेटर, बीचों बीच इस तरीके से। ऐसी कोई लाइन वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके ऊपर आप जाएंगे इस तरीके से, अगर इस तरीके से पृथ्वी को डिवाइड करेंगे, यानी कि पृथ्वी यानी जो भूभाग है उसको मध्य से हमने डिवाइड किया, ऐसी लाइन, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वेटर। बेसिक से समझते हैं बिल्कुल एक एक चीजें, भूमध्य रेखा। अब यहां पर जब 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो रहा है, समझ गए आप? तो इक्वेटर क्या कर रही है, पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से आप सुनते होंगे। तो उत्तर और दक्षिण भाग में डिवाइड कर रही है, ठीक। तो आप यहां देखेंगे 23.5 डिग्री जो है ये नॉर्थ की तरफ जो है, और एक लाइन आपको 23.5 डिग्री साउथ की तरफ दिखाई देगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। जो नॉर्थ की तरफ है वो कर्क रेखा। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, क्या भारत से गुजरती? इसका आंसर है हाँ। अब मैं आपसे पूछूं, क्या उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सवाल भी आपसे मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। पहले हम समझ डेवलप करते हैं, पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। ग्लोब में हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है? पूरे ग्लोब में जब देखेंगे तो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर ही ऐसा है जो पूरे पृथ्वी ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ जाएगा। 23.5 डिग्री जो आप देखोगे नॉर्थ की तरफ, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो है साउथ की तरफ आप जाओगे उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। चलिए सर, इंडिया की कुछ स्थिति ऐसा दिखाई देगा आपको, भारत कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये रहा अपना प्यारा भारत, और उसमें भी यूपी की स्थिति ये दिखाई देगी। तो पूरे ग्लोब को आप देखिए, ये पूरी स्थिति ग्लोब की है, ठीक है, ये पूरी स्थिति ग्लोब की है। अगर इंडिया को देखा जाए और यूपी को देखा जाए तो किस में आ रहे हैं? नॉर्दर्न वाले साइड में आ रहे हैं। पूरे ग्लोब के साउदर्न हिस्से में हम लोग नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। पूरे ग्लोब के हम उत्तरी हिस्से में है, ठीक है, यानी इक्वेटर के ऊपर है हम लोग। इक्वेटर के ऊपर भी आप देखोगे ये 23.5 डिग्री वाली लाइन जो है ये गुजर रही है आपकी, ठीक है। तो इंडिया से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी गुजर रही है। आप बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है? और उत्तर प्रदेश के अलावा कितने और राज्य से? अगर मैं पूछूं, दो दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर जो है वो भी बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, क्या उत्तर प्रदेश से गुजरती है? बताइएगा, ठीक है। कर्क रेखा नहीं, दुर्गेश जी कह रहे हैं नैनी से। वो देखिए एक समय वाली रेखा है, ठीक है, वो समय रेखा अलग बात है कर रहा हूं मैं, कर्क रेखा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो पूरे ग्लोब में हमारी स्थिति क्या है कि हम उत्तरी ध्रुव की तरफ हैं, नॉर्थ की साइड हैं। उसमें भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो भारत से गुजर रही है, ये स्थिति है, ठीक है। और भारत में भी आप स्थिति देखोगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति नॉर्थ की तरफ है, समझ गए आप? तो पूरे ग्लोब में हम क्या है, नॉर्थ ग्लोब में भी हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, और उसके बाद इंडिया से गुजर रही है। और इंडिया में भी आप देखोगे हम उत्तरी भारत का हिस्सा है, नॉर्दर्न। ये पूरा ग्लोब और इंडिया और पूरा यूपी का पर्सपेक्टिव का आइडिया समझ में आया? इसमें कुछ नया नहीं था, बस थोड़ा सा आपको मैंने जगाने की कोशिश की, स्थिति कैसे समझते हैं। चलिए दूसरा एक और डायग्राम देखते हैं, भारत में हमारी स्थिति क्या है। ये देखिए 23.5, अब देखिए ये वाली लाइन आप देखिए, बताइए क्या ये वही लाइन है कर्क रेखा वाली जो गुजर रही है? देखने में सबसे समझ में आ रहा है कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट लग रहा है, ठीक है। एक समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बोला जाता था, आज एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित टीचर बिल्कुल नहीं हूं। हाँ, जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, जहां गलत काम हो रहा होता है वहां मुझे क्रिटिसिज्म भी दिखता है, ठीक है। तो मैं आपको एज ए टीचर, एज ए मेंटर न्यूट्रलाइज होकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एज ए सिविल सर्विसेज के तौर पर, एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के तौर पर जब मैं था, तो मेरी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल न्यूट्रली आइडियोलॉजी वाला पर्सन हूं मैं, मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ठीक है। एक टीचर हूं तो मैं टीचिंग के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है। चलिए थोड़ा सा और स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जरा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में समझते हैं, ठीक है। ये
ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ग्लोब में कुछ ऐसे लाइनें गई हुई हैं, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके की लाइनें हैं, कुछ इस तरीके की देख रहे होंगे, ये जिनको हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। ठीक है, चलिए तो जरा उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है पूरे ग्लोब में, फिर उसके बाद इक्वेटर के ऊपर है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इक्वेटर के ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दायरे में है, ये स्थिति हमारी समझ में आ रही है। चलिए, तो वहां से ये जो लाइन गुजर रही है, वहां से उत्तर प्रदेश से ये जो लाइन गुजर रही है वो कौन सी है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? जो सबसे लास्ट एंड होता है, जैसे मान लो ये वाला लाइन है, तो इस तरीके से डिसाइड हो रही है चीजें। ठीक है, ये जो लाइन है इस तरीके से, तो लास्ट वाला पोर्शन जो इस तरीके लाइन से डिसाइड हो रही है, आप देख रहे होंगे ना, ये लाइनें दिख रही होंगी आपको, ये तो ये लाइनें आपको डिसाइड करते हुए दिखाई देंगी। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति हम पूरे देखें, ये पूछा जाता है, ये इसी पर मैं देख रहा था काफी वेरिएशन था, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है, इंटरनेट पे कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है डेटा में को लेके। तो लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड ग्लोब की बात कर रहे हैं। यहां क्या लिखा हुआ नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर, इस तरीके वाली जो लाइन है वो नॉर्थ और साउथ में बांट रही है। समझ गए आप? ये देखिए कितना लिखा हुआ 23, 52, 23, 52 से लेकर 31, इस तरीके से गिनती के तौर पर याद करना है इसको। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट, इस तरीके से नहीं, 23, 52 से लेकर 31, 28 ऐसे नंबर, जैसे हम लोग फोन नंबर पहले याद करते थे ना जब हम, वैसे नंबर हमको याद रखना बिल्कुल, 23, 52 से लेकर 31, 28 याद रखिए, पूछा जाता है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रवीण जी अननेसेसरी मत रेज करिए, कुछ इशू है तो आप लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ा लेने दीजिए, अभी आपको बेहतरीन पता लगेगा कि नहीं एक फार्मेसी का टीचर भी यूपी स्पेशल सिविल सर्विसेज के कई टीचर से बेहतरीन पढ़ा सकता है, वो आपको आज प्रूफ हो जाएगा, यहां दिख जाएगा। सिचुएटेड बिटवीन 23, 52 नॉर्थ टू 31, 28 नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोला गया? क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये जिसको हम लोग अक्षांश बोल रहे हैं या लैटिट्यूड, आप देख रहे हो ना यहां पर, ये 23, 52 से लेकर 31, 28, तो आप देखिए 23, 52 से लेकर 31, 28, ये स्थिति देखिए, ये वाली 31, 28, ये वाली, ये तो उत्तर प्रदेश को इस तरीके से जो लाइन है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, हिंदी में उसको बोलते हैं अक्षांश। तो ये वाली जो लाइन होती है उसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं? ये वाली लाइन से। ठीक है, यहां से अक्षांश, तो कितना है 23, 52 से लेकर 31, 28। मैं बार बार कह रहा हूं डेटा को लेकर बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ डेटा आए, लेकिन इनकेस कहीं ह्यूमन एरर हो जाए, कहीं टाइपिंग एरर हो जाए या स्लिप ऑफ टंग हो जाए, तो उसके लिए इतना जज करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए, ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन पे काम करता है विथ 100% एक्यूरेसी, लेकिन ह्यूमन एरर चांसेस हो सकते हैं, देयर कुड बी इश्यूज। 77 ईस्ट से लेके 84, 39 ईस्ट तक, ये देखिए। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। तो आप गिनती की तरह याद रखोगे 23, 52, 31, 28, 773, 84, 39, इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, तो जैसे 84, 39 आप देखोगे, 84, 39 ईस्ट वेस्ट का चक्कर आप देख रहे होगे। अब इस तरीके की जो लाइन होंगी, ये इस तरीके वाली, ये इसको क्या बोलेंगे? देशांतर। ठीक है, देशांतर। अब मुझे बताइए कि जो टाइम है, जो समय है, जो समय हम डिसाइड कर रहे हैं, वो हम इन रेखाओं अक्षांश से कर रहे हैं या देशांतर से कर रहे हैं? देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड से कर रहे हैं। अंग्रेजी में आप जवाब दीजिए, लॉन्गिट्यूड से कर रहे हैं कि लैटिट्यूड से कर रहे हैं? समय का निर्धारण, जो समय रेखा है, फटाफट बताइए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। आज पहला सेशन है तो पहले बेस क्लियर करेंगे, जितना बढ़िया आपका बेस होगा उतने बढ़िया, इसके बाद आप देखोगे बहुत सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, समय का निर्धारण हम अक्षांश रेखाओं से कर रहे हैं या देशांतर से? अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड, देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड। तो ये वाली जो रेखाएं हैं इनसे कर रहे हैं या इनसे कर रहे हैं? बताइए फटाफट, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और एग्जाम में बिना बेसिक आपको नहीं जाना चाहिए, हाई फाई पढ़ लेंगे पता लगे कि यार नीचे से खोखला है मामला। सब बताएंगे विनय जी, विनय जी क्वेश्चन बने, मैं बता रहा हूं, ये यही पूछ देगा डायरेक्ट कि क्या है इसकी स्थिति, क्या है उत्तर प्रदेश की, ये नंबर डायरेक्ट पूछेगा ऑप्शन में। ठीक है, मैं बता रहा हूं,
मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन। चलिए, गुड इवनिंग। ठीक है, समय का निर्धारण जो होता है वो देशांतर रेखाओं से होता है, लॉन्गिट्यूड से, ना कि लैटिट्यूड। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, अब जरा देखते हैं लॉन्गिट्यूड वाली स्थिति क्या है। 84 39, ठीक है, ये देखिए ये वाली। तो जब पृथ्वी को आप, पृथ्वी ये है, ग्लोब है ये, इसको जब आप इस तरीके से डिवाइड करोगे तो ईस्ट और वेस्ट में, इस तरीके से, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में आप डिवाइड करोगे, ठीक है, समझ गए। नॉर्थ यानी कि नॉर्थ तो है ही, और इसमें भी देखो, समझने की कोशिश करो, ये पूरा ग्लोब है। जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ वाला हो रहा है, लेकिन जब हम इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं तो ईस्ट वेस्ट वाला चक्कर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। यानी कि हमारी स्थिति क्या है, इस वाले एरिया में है, यूपी, ठीक है, समझ गए आप। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश की बात करें, तो हम उत्तरी ध्रुव की तरफ है। लेकिन वहीं हम अगर ये ईस्ट और नॉर्थ, ये सब आपको पता होना चाहिए, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत बेसिक चीज है। तो अगर हम इसको लॉन्गिट्यूड्स के टर्म में, यानी देशांतर रेखाओं के टर्म्स में अगर हम देखें, तो पूरे पृथ्वी को हम लोग पूर्वी और पश्चिमी में कर सकते हैं, ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट। अब बताइए, ये ग्लोब में मैंने इस तरीके से सही बनाया हुआ है, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, ये सही है कि गलत बात है? जल्दी बताइए। पेशेंस मत खोइए, पहली क्लास है, मैं समय लूंगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे बेस बहुत स्ट्रांग करना है। अगर बेस नहीं स्ट्रांग होगा, पूरा यूपी की स्पेशल ढह जाएगा आपका। बिना बेस क्लियर किए मैं नहीं आगे बढ़ने वाला हूं। तो पहली क्लास में बेस ही तैयार किया जाएगा, इसलिए मैं समय दूंगा। कुछ लोगों को बोर लग सकता है, कोई बात नहीं है, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलिए, करेक्ट है बिल्कुल। तो ये समझ में आया, ये नॉर्थ और ईस्ट का क्या चक्कर है। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले आप रटते थे नॉर्थ ईस्ट, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे नॉर्थ डिसाइड करते हैं, कैसे ईस्ट डिसाइड करते हैं, समय का निर्धारण किस रेखाओं से होता है। जीएस वालों को सब पता होता है, जो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं उनको सब चीजें चिंदी सी हैं, ये सब एनसीईआरटी की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग फार्मेसी में इतना अच्छे से बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं, स्कूल टाइम पे उतना अच्छे से पढ़ते नहीं, और फार्मेसी में आगे पढ़ाया नहीं जाता, तो ध्यान नहीं देते। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला मामला क्लियर हो गया, ठीक है। ये अभी देखिए 84 आ रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये समझ गए। तो इस भाग से इस तरीके से डिसाइड होगा, ये वाला, ये ऐसे। तो जब इस तरीके वाला हिस्सा डिसाइड होने लगे तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड, जिसको बोलते हैं देशांतर। लेकिन जब इस तरीके से डिसाइड होने लगे तो इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश के हिसाब से पृथ्वी नॉर्थ साउथ, देशांतर के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट। तो हमारी स्थिति अब क्या है, यूपी इधर आ रहा है, नॉर्थ में तो है ही, ईस्ट वाले हिस्से में है, यहां है हम लोग ग्लोब के हिस्से में। अब ये पिक्चर आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ये देखो स्थिति, ये स्थिति, हम कहां हैं, ठीक है, ये स्थिति अब आपको समझ में आ रही होगी ओवरऑल, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव पूरा हमने समझ लिया। अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया का अगर मान लीजिए 100 एरिया है, 100 मान लिया जाए, तो उसमें से 7.33% एरिया में यानी कि आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है ना, अब देखिए ये सब जो एरिया वाला है, कितना वृक्षारोपण है, कितना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। हमने सिविल सर्विसेज के टाइम पर वही फॉलो किया था, ऑथेंटिक होती है सबसे, तो वहां से पता लगता है कितने एरिया है क्या है। तो एरिया के टर्म्स में आप देखोगे तो 4th रैंक आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश का। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका जो भी इशू है संदीप जी, ठीक है। ऐसे अननेसेसरी हैंड रेज मत करिए, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। जब आप अननेसेसरी हैंड रेज करेंगे तो फिर क्वालिटी ऑफ क्लास गिर जाएगी। समझने की कोशिश करिए, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, मुझे समय देने दीजिए, मुझे अपनी चीजों को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे दुनिया भर के लेक्चर होंगे हजारों, लेकिन आज जो आप सीख के जाने वाले हो वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। तो 7.33% एरिया है पूरे इंडिया का। अगर 100% जो भी एरिया है उसको 100% माना जाए तो उसमें 7.33 एरिया जो भारत का लेता है। और चौथे नंबर का, तो कभी पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, कितनी रैंक है, तो आंसर होगा 4th रैंक, ठीक है। अब देखिए स्टेट में, यहां देखिए राजस्थान आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद जो हम लोग उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, फोर्थ रैंक ज्योग्राफिकली हो गई पूरे इसमें। कैसे अक्षांश देशांतर डिसाइड करते हैं ये भी सीख लिया हमने। चलिए अब आते हैं जरा उत्तर प्रदेश, यानी कि पहले हमने वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव देखा, फिर हमने इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा, अब हम उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की जरा स्थिति देखते हैं क्या है। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इस मैप को, यहां पर ये वाला जो नेपाल से सटे एरिया है ये दलदली क्षेत्र है, इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। ठीक है, तराई का क्षेत्र। इसमें दो चीजें हैं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है कि सबसे ये पूछा जाता है, जैसे आप इसको करोगे इस तरीके से अगर डिवाइड करोगे तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी दिशा जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। एक तो ये सवाल बन जाता है, तो आप क्या करोगे, ऐसे एरो बनाओगे। ठीक है, आप जिले का नाम यहां लिख दोगे। ये भी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट आखिरी जिला कौन सा है, दक्षिणी या उत्तरी या इस तरीके से। तो पहले थोड़ा सा यूपी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कितने इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये है नेपाल। यहीं से सारे मुजरिम कैदी सब यहीं फरार होते हैं, आराम से घुस जाते हैं और यहीं से नेपाल, और नेपाल से पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, और बाहर से आकर नेपाल से यहीं घुसते हैं। ये सब पीलीभीत वाला, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये जो जिले लगे हुए हैं ना, ये सब नेपाल से, दीज आर इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये ठीक है, एक तो ये, तो उत्तर प्रदेश का किसी इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका आंसर होगा यस, आंसर है नेपाल। ठीक है, नेपाल से भाई हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है अब भले से वहां वाले थोड़ा सा आंदोलन विद्रोह करने लगे क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन इतिहास में जो है हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता हमारा है नेपाल के साथ। ठीक है, ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए। इधर पे अब नेपाल में देखोगे ये तराई वाला क्षेत्र है, तराई वाला, तराई का मतलब ऐसे क्षेत्र जो, क्योंकि इधर पूरा माउंटेनियस रीजन है ये सब, तो इधर से कंकड़ पत्थर सब बह के आ रहा है इधर पे। ठीक है, इधर क्या हो रहा है कि जो नदियां यहां से आ रही है ना, वो तराई के क्षेत्र में गायब हो जा रही है और यहां इंडिया में आके बाहर निकल रही है, नीचे दब जा रही है, क्योंकि कंकड़ पत्थर सब है पूरा। इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। कौन सी कम्युनिटी रहती है नेपाल के इस तराई वाले क्षेत्र में, उसको बोलते हैं मध्येशिया कम्युनिटी। तो ये भी पूछ दे कभी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर मध्येशिया कम्युनिटी है। ठीक है, संदीप जी कह रहे हैं ईस्ट में बलिया, वेस्ट में शामली, साउथ में सोनभद्र और नॉर्थ में सहारनपुर। बिल्कुल सही जवाब है एकदम, लिख लीजिए सब लोग ऐसे करके। ठीक है, लिख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्या इन्होंने जो जवाब दिया है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यस, खादर, वो सब मिट्टी वाला जो पढ़ेंगे ना उधर, भाबर रीजन, वो सब अभी पढ़ाएंगे, तराई रीजन ये सब पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अभी ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके, पहले ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरनेशनल बॉर्डर कितने के साथ है, इसका आंसर होगा एक, नेपाल के साथ। चलो सर पूरा मामला साफ कर देते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं स्लाइड धीरे धीरे। स्टेट में जरा देखते हैं सर, उत्तराखंड, उत्तराखंड सर एक, हिमाचल के साथ आप देखिए छोटा सा, कौन सा एरिया है यहां, इस एरिया में मैं रह चुका हूं, इसको बोलते हैं पोंटा साहिब, ऐसे कुछ करके एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये। ठीक है, फिर आप देखेंगे इधर सबसे इधर लास्ट में आप देखेंगे सहारनपुर आपको दिखाई देगा, सहारनपुर। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा क्या है, नॉर्थ, तो नॉर्दर्न जिला जो है आप देखेंगे सहारनपुर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और सहारनपुर आप देखिए उत्तराखंड से भी इधर सटा हुआ है, इधर हरियाणा से भी सटा हुआ है, इधर हिमाचल प्रदेश से भी सटा हुआ है, बहुत बड़ा जिला है यूपी का ये, और 3 स्टेट से ये बॉर्डर कर रहा है। तो आप सहारनपुर में आपको मिक्स कल्चर दिखेगा, जो इधर है वो उत्तराखंड, जो देहरादून से सटा वाला एरिया है उत्तराखंड वाला,
उधर पॉन्टा साहिब वाला एरिया जो हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा लगा हुआ है, फिर हरियाणा। तो आपको देखो हरियाणवी कल्चर भी आपको सहारनपुर में काफी दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है, ठीक है। नगर निगम एक बड़ा है, पूरा काफी है, ठीक है। सहारनपुर में मैं कुछ टाइम रह भी चुका हूं, तो मुझे सहारनपुर के बारे में काफी अच्छे से पूछ देता है कि क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला प्रोग्राम जो है काफी इंडिया में चल रहा है, यूपी का। तो यहां से पूछा जाता है कि सहारनपुर किसके लिए है, तो लकड़ी उद्योग के लिए बहुत, क्योंकि ये जो उत्तराखंड से सटे एरिया आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना, आप देखोगे भुरभुरे वाले पहाड़, आप जाओगे जब देहरादून की तरफ आप जाओगे ना, कभी उस एरिया में गए होगे, भुरभुरे वाले पहाड़ है, जो बरसात होती है देर देर आते हैं, उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। बहुत सॉलिड पहाड़ नहीं है, शिवालिक रेंज है, मतलब मिड वाले हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वैसे बृहद हिमालय नहीं है, शिवालिक रेंज है, मतलब बहुत कम हाइटेड वाली पहाड़ियां हैं, शिवालिक रेंज है, ठीक है। तो शिवालिक रेंज के जस्ट उसमें आपको दिखाई देगा, और वहां पर आपको जंगली एरिया काफी देखा शिवालिक में, इसीलिए वहां पर लकड़ियां हैं। तो सहारनपुर क्योंकि नेचुरली आप देखोगे तो लकड़ी उद्योग के लिए काफी फेमस है। आपको जो भी लकड़ी के, चाहे खिलौने हो, चाहे कोई फर्नीचर हो, कुछ भी हो, लकड़ी उद्योग के लिए काफी फेमस है। क्या दिया सलाई के लिए भी फेमस हो सकता है? यस, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि लकड़ी का काम है वहां पर, तो उसके लिए फेमस हो सकता है। तो एक चीज तो यहां सहारनपुर के बारे में आपको पता लग गई कि लकड़ी उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर फेमस है। आंसर विल बी सहारनपुर। पूरे इन सब में सबसे ज्यादा लकड़ी का काम सहारनपुर में होता है। एक आपका क्वेश्चन बन गया, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि साउथ में कौन सा है। साउथ में एक जिला है सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। मैं तो खैर आजमगढ़ का हूं, तो मुझे आइडिया है सारी चीजें, यहां का मैं रहने वाला हूं, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूं, ठीक है। यहां पर आप जब देखेंगे इस मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, चुनार वगैरह का क्षेत्र है, बालू उद्योग के लिए काफी फेमस है। नदी में से जो है बालू बहुत निकाला जाता है, ठीक है। पथरीला इलाका है, सोनभद्र वाला जंगली इलाका है, काफी जंगल वगैरह है। और पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, झारखंड के साथ भी, बिहार के साथ भी। तो एक और आपका आंसर, तो जब आप लिखेंगे कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, तो उसके साथ पॉइंट्स लिख लेंगे कि यही एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पूछ देगा आपसे आंसर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र इसका आंसर है। अब देखिए, एक फैक्ट बता रहा, आप कह रहे थे ना कौन से क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन निचोड़ रहे हैं हम लोग। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया सर, ईस्ट। ईस्ट जरा देखिए, ये चोंच सा निकला हुआ बागी बलिया, भाई हमारे पड़ोसी हैं, आजमगढ़ मंडल में ही है इसका मामला सारा, बलिया, ठीक है, यूपी 60। ईस्टर्न, इसके बाद सीधे जो है आपका आरा, छपरा, बिहार, बक्सर, ये सब जो है, ये सब सारा चीज। और जब उधर गोरखपुर की तरफ आप जाएंगे तो गोपालगंज वगैरह पड़ता है, उधर बिहार वाला है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन यही वो जो बॉर्डर है ना, ये बड़े खतरनाक है। जो दारू वाला बिजनेस है, शराब वाला बिजनेस है बिहार में, जो पनप रहा है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रोन यही बॉर्डर एरियाज हैं। और अभी आप देखेंगे न्यूज में था, बलिया की कोई पुलिस चौकी थी, वो रडार पे भी आई थी, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू था काफी, ठीक है। चलिए संदीप जी, किराकत तहसील से, तो फिर तो आप तो पड़ोसी यार, घर का मामला है, तो घर के बगल की है। चलो, ये ईस्ट वाला कौन हो गया, बलिया, ठीक है। और इधर वेस्ट में कौन सा दिख रहा है, वेस्ट में बताइए जरा, वेस्ट में कौन सा जिला दिख रहा है, इधर देखिए जरा, देखिए ये जिला, ये सबसे लास्ट में है कि ये सबसे लास्ट में, कि ये सबसे लास्ट में, इससे लास्ट में तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यहां पर शामली जिला दिख रहा होगा। शामली पुलिस वुलिस के लिए, एसएससी के लिए काफी फेमस है। काफी लोग शामली के जो है एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करके पुलिस वगैरह में जाते हैं, शामली। तो उत्तरी जिला जो है आपका सहारनपुर है, दक्षिणी आपका जो है सोनभद्र है, पूर्वी आपका बलिया है, और पश्चिमी सबसे जिला जो है आपको दिखाई देगा शामली। चलिए, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। चलिए, सोनभद्र के बारे में अच्छे जानिए, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मिर्जापुर सोनभद्र की आप देखोगे, यहां पर ये जंगली क्षेत्र है। मिर्जापुर सोनभद्र वाला इलाका बालू वाला क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, बालू वगैरह बहुत मिलता है। मिर्जापुर से आप देखोगे ट्रक का ट्रक जो है पूरा बालू वगैरह जो है, लाल वाला बालू नदियों से निकाला जाता है। मिर्जापुर चुनार वाला क्षेत्र है, ठीक है। सौरभ जी लालगंज, अच्छा ठीक है। हमारे लोकसभा क्षेत्र से हैं सौरभ जी, ठीक है, लालगंज लोकसभा क्षेत्र है, हाँ।
आपको लोग कहेंगे सर आप तो रिश्तेदारी जोड़ने लगे, नहीं, सब अपने यूपी के तो अच्छा लगता है, अपने इंडिया के साथ देखो जब हम बाहर जाते हैं, अच्छा कहाँ से हो? इंडिया से हो, जब आप इंडिया में किसी पर्टिकुलर जगह कहाँ से हो? इस जगह से हैं, एक अच्छा अपनापन सा लगता है। चलो अब जरा देखते हैं कितने राज्य के साथ मिल रहा है। अब एक और फैक्ट निकालते हैं। उत्तराखंड, नेक्स्ट फैक्ट लिखते रहो आप ये सब समझ के साथ साथ। उत्तराखंड 1, हिमाचल 2, हरियाणा 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, बिहार 9। तो कभी पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, सही से पढ़ना है। राज्य पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी नहीं पूछ रहा है, राज्य। तो आंसर होगा 8, और आप ध्यान देना उसमें 9 भी दिया होगा, 9 लगा के आए वहीं बेहोश। ठीक है, तो कितने राज्यों के साथ है? 8। कितने यूनियन टेरिटरी के साथ है? पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है 1। 8 स्टेट के साथ, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, 1 यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है और 1 इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये हम अभी ओवरऑल समझ की बात कर रहे हैं, लोकेशन की सारी चीज। ठीक है, यहां समझ गए आप। अब दिमाग खराब करना होगा ना, पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से सबसे ज्यादा है। ये दिमाग खराब करने वाला सवाल आपसे यहां नहीं पूछा जाएगा, कहां पूछेगा? पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछेगा। हाँ, सभी लोग यूपी जूनियर एनालिस्ट वाले ही हैं ये। ठीक है, चलिए ये वाली समझ में आ गई। किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है, ऐसा सवाल पूछ देगा दिमाग खराब करने वाला। किस राज्य के साथ सबसे कम लग रही, तो आपको हिमाचल प्रदेश के साथ देखो सबसे चिंदी से लग रही है, पोंटा साहिब वाला इलाका है। ठीक है, वहां पर एक घूमने का डेस्टिनेशन भी, लोग घूमने भी जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सराउंडेड बाई उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट, भाई इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट वाला ये इलाका हुआ। तो इसी इलाके में तो आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश बाउंडेड बाय उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और दिल्ली, अब देखो दिल्ली और हरियाणा आपका पश्चिमी हिस्से की तरफ, वेस्ट की तरफ है, जबकि राजस्थान जो है साउथ वेस्ट में है। राजस्थान देखो ये है ना, इस वाले कोने में, ये वाले में राजस्थान है, साउथ वेस्ट की तरफ है राजस्थान। तो आपसे देखो बहुत बारीक सा सवाल पूछे देगा कि साउथ वेस्ट में, या फिर पूछ देगा कि उत्तर पश्चिम में कौन सा है, इस तरीके से हिंदी में पूछ देगा आपसे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि समझ, देखो यूपी स्पेशल क्या है, हम सभी ज्यादातर मोस्टली यूपी के लोग ही हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब सवाल पूछेगा ना तब वहां अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। चलो, तो ये ओवरऑल हमने समझ लिया। और ये फिर 23-52 से लेके 31-28, 77-3 से लेके 84-39 फोर्थ स्टेट है आपका इसके तौर पर। ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश को जानने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं शुभम जी, फार्मा नॉन फार्मा दोनों की लाइव चलेंगी, अभी जूरिस वगैरह सब मुझे ही पढ़ाना है, सबकी चलेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। हाँ, बट जो कंटेंट में है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप शुरुआत कर दीजिए वहां से, यहां से मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है? फीडबैक देते रहिए फटाफट, मजा आ रहा है पढ़ने में? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं? ये बताइए, पता तो बहुत सारी चीज आपको पहले भी रही होंगी, लेकिन क्लैरिटी हो रही होगी अब। यार इस तरीके से भी लोग सोच सकते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज कि जो लोग, जो सिविल सर्विसेज तैयारी करेगा वो हर चीज पे वो करेगा। एसएससी के नहीं फैक्ट फैक्ट पढ़ लिया ये आई एम नॉट सेइंग कि एसएससी बहुत हल्के में है, ऐसा नहीं है। जब तक निकलेगा नहीं तब तक सब टफ है। ठीक है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी होते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, वो बहुत डीप डाइव पढ़ता है अच्छे से। ठीक है, तो मैंने भी सिविल सर्विसेज में बहुत कुछ कर रखा है, मुझे भी जानकारी काफी है, तो मैं उस चीज का यहां यूज कर रहा हूं। अब देखोगे आप, ये ब्रज जो पश्चिम प्रदेश बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रज वाला क्षेत्र है, अवध वाला क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश का जो मध्य वाला हिस्सा है, लखनऊ और फैजाबाद उजाबाद वाला, आजमगढ़ वाला जो इलाका है, वो सब ये पूर्वांचल के इलाके में। ठीक है, बहुकालों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो पूर्वांचल, उसमें पूर्वांचल वाला इलाका है। इसी पूर्वांचल के वोटर की आप देखोगे मारामारी हो रही है दिल्ली में, कौन ज्यादा खुश कर पाएगा। यहां पर सीटें भी काफी हैं, पूर्वांचल हो चाहे बुंदेलखंड, ये वाला जो एरिया है आप देखोगे, ललितपुर वाला एरिया और इधर महोबा वाला एरिया। ठीक है, यहां पर सारे रीजन जो है डिसाइडिंग फैक्टर हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूर्वांचल ही डिसाइड करता है, ये करता है, ये करता है, सारे अपने अपने चीजों में प्रभावी हैं हर क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड का थोड़ा सा प्रोडक्शन के मामले में जो है फसल वगैरह कम होती है, लेकिन पानी वगैरह की दिक्कतें हैं, सिंचाई सिस्टम, लेकिन बहुत सारी चीजें अब डेवलप हो गई हैं, एक्सप्रेसवे वगैरह बन के सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं। पूर्वांचल, इस वाले एरिया में आप देखोगे क्राइम रेट तो हर जगह, आप वेस्टर्न यूपी में देखोगे चाहे ईस्टर्न यूपी में देखोगे, क्राइम तो आपको दोनों जगह कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन करंट सरकार काफी जो है मुस्तैद इस काम कर रही है। यस, चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक ब्रज, ठीक है, तो ब्रज भाषा इधर पे बोली जा रही है। ठीक है, और इधर आप पश्चिमी यूपी में इधर देखोगे तो खड़ी बोली भी बोली जा रही है, तो पूछ देगा कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली किधर बोली जा रही है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खड़ी बोली बोली जा रही है। भोजपुरी जो मिल रहा है, अवधी या भोजपुरी कहां बोली जा रही है, अवधी, अवध क्षेत्र में आए रहना गए रहना। भोजपुरी वाला मामला जो है इधर पूर्वांचल में है, क्योंकि उधर से जो है सटा हुआ है। यस, बुंदेलखंड, बुंदेलखंडी भाषा भी है, ठीक है, अवधी भाषा भी है ये। अब आप बताइए कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है, बताइए, फटाफट बताइए जल्दी। देखिए 2276 जो लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इधर ही हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो कंपटीशन इधर ही सबसे तगड़ा है। ठीक है, आप देखो बहुत सारे सो कॉल्ड बहुत जायंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्रस्ट हमारे ऊपर बच्चों का है। ठीक है, अवधि में लिखा गया है। ठीक है, रामचरितमानस। ठीक है, चलिए, तो अवध के क्षेत्र के लिए एक प्राउड मोमेंट है रामचरितमानस। चलिए, ये वाली बात भी थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब वास्तविक स्थिति इस समय क्या है उत्तर प्रदेश की, कहने को आप बहुत टर्म्स में क्रिटिसाइज कर सकते हो कि क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, ये नहीं है वो, लेकिन आप देखोगे अगर आप न्यूट्रली जो है असेस करोगे उत्तर प्रदेश को, तो पहले की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है और क्राइम रेट कम हुआ है। कि कहां का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। तो कुछ अपोजिट पार्टी एनसीआरबी वगैरह का डेटा वगैरह दिखाती हैं, ये देखिए ये स्थिति है, लेकिन आप वास्तव में देखना, फील करना कि क्या चीजें हुई हैं, अब महिलाएं बेधड़क निकल रही हैं, ये सिचुएशन है। जीडीपी के मामले में काफी फास्ट जो उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है, आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है इस समय स्थिति है, करंट की सिचुएशन की स्थिति है आफ्टर महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल, इन सबको जो है सरपास कर दिया इन्होंने। तो उत्तर प्रदेश जो है अभी जीडीपी के मामले में सेकंड नंबर पर है, ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, एपिक्स के लिए फेमस है, हॉली रिवर्स के लिए फेमस है, आप देख रहे होंगे महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। ठीक है, तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, व्यवस्था काफी एकदम चाक चौबंद बढ़िया है। चलिए, मॉडर्न टाइम में आप देखोगे तो अब देखिए उत्तर प्रदेश इतना बढ़िया या इतना बड़ा स्टेट है कि पूरे देश की राजनीति डिसाइड कर देता है। ये लोकसभा की 80 सीटें जो है ना, राजनीति, और आप देख लो वर्तमान सरकार की क्या स्थिति हुई थी और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, आप देखिए। ठीक है, हाँ क्लास बाद में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन इसका मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकली भी यानी कि पूरे 28 राज्य इतने हैं सारे लोग, लेकिन उसमें यूपी का एक बहुत बड़ा मेजर चंक आपकी लोकसभा की सीट है, यानी कि यूपी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है पॉलिटिक्स में भी पूरे देश के। ठीक है, इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है ये। ठीक है, ये बाकी एक्सप्रेसवे आप देख रहे होगे, बहुत सारे कॉरिडोर्स आपके खुले, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी ओपन हुए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो का एयरपोर्ट जो है नोएडा की तरफ अभी बन रहा है। ठीक है, एजुकेशनल एक्सीलेंस हो रहा है और बहुत सारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो आप देखोगे एंशिएंट सिटी भी हमारी, जैसे आप देखोगे वाराणसी कितनी पुरानी शहर है, ये सब सारी चीजें। अब आते हैं जरा थोड़ा सा एक ग्लांस लेते हैं, अब फैक्ट फैक्ट चीजें आएंगी, अभी आपकी समझ डेवलप हो गई। कोई ना कोई होगा बहराइच से, ऐसा नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश है यहाँ, और यूपी के बाहर के लोग भी हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब लोग हैं सब, अब सभी लोग ट्यूटैक्सो फैमिली के ही पार्ट हैं, कोई कहीं से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये कहां से डेटा लिया गया है, यूपी गवर्नमेंट के साइट से, मैं भी आपको बोलूंगा आप यूपी गवर्नमेंट के साइट को पढ़िए, खंगालिए थोड़ा सा समय निकाल के। ठीक है, चलिए, स्थिति देखिए क्या है, 2,83,286 स्क्वायर किलोमीटर, और मैं बता दूं ये एरिया ना पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, 243 तो याद ही रखना, लेकिन ये डिजिट भी याद रखना, 286, 288, 285 ऐसे दे देगा। यूपी पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछा जाता था सवाल, और जूनियर एनालिस्ट का है तो
ठीक ठाक पूछेंगे क्वेश्चन, बहुत हल्के लेवल का नहीं पूछेंगे। जेंडर रेशियो या जिसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति है 912। भैया महिलाएं नहीं रहेंगे तो ब्याह कहां करोगे बताओ। अब जब बच्चा हुआ ही नहीं तो कैसे उसका नामकरण कर दे सौरभ जी। जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो कट ऑफ कैसे डिसाइड कर दें। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। अब फैक्ट्स आ गए थोड़ा तेजी से। 75 डिस्ट्रिक्ट है, और आपको न्यूज आपने सुनी होगी कि जो महाकुंभ वाला क्षेत्र है उसको उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित कर दिया गया है। तो आपसे क्या सिलेबस में पूछा था, करंट इवेंट्स, तो आपसे पूछ देगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा है वो। तो उसका आंसर होगा महाकुंभ वाला जो एरिया है वो 76। ठीक है, उसमें 4 तहसील और पता नहीं कितने गांव 80 मिला के कर दिए गए, महाकुंभ वाला रीजन। लेकिन वो टेम्पोररी है, उसको बाद में फिर क्या करेंगे। क्यों ये सब जिले क्यों छोटे छोटे बनाए जाते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो। राज्य क्यों सेपरेट होते हैं, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो। उत्तराखंड को क्यों सेपरेट किया गया, क्योंकि लखनऊ से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी, वहां से वहां के लोग यहां परेशान हो रहे थे। ठीक है, चलिए तो 75 डिस्ट्रिक्ट वास्तव में है। करंट न्यूज ये है कि 4 महीने के लिए कम से कम 76वां जिला जो है महाकुंभ वाला रीजन जो है उसको घोषित कर दिया गया है। 24 करोड़ पॉपुलेशन। अब देखिए, अब अच्छे टीचर्स पढ़ोगे तो आपको अच्छी चीजें ही पता लगेगी। ये जितने सेंसस और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप कभी भी वर्तमान डेटा पर मत लगाइए। जो पिछला सेंसस हुआ है 2011 वाला, उसी का डेटा। तो आपके एग्जाम में अगर सेंसस का डेटा आएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, 2011। और कृपया करके आप अपना दिमाग ये ना लगाएं कि नहीं वर्तमान में क्या स्थिति है ना। जब तक वहां वर्तमान वर्ड ना लिखा हो तब तक आप वर्तमान डेटा को ना करिए। तो आप देखोगे 2011 में तो 19-20 करोड़ के आसपास हम लोग थे। ठीक है, आपको 19-20 का फर्क था। अभी 24 करोड़ हो गए। देख रहे हो कितने तेजी से हम लोग लगे हुए हैं, एक काम पे फुली फोकस्ड, एकदम कोरोना में बिल्कुल एकदम एक ही काम पे व्यस्त थे हम लोग। 24 करोड़। और आपको पता होना चाहिए कि 24 करोड़ के ही आसपास पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन है। ठीक है, स्थिति यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को सरपास कर चुके हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इस समय की स्थिति है। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश। आप सोच लीजिए कि जनसंख्या का अगर हिसाब से करोगे तो कौन सा देश बनेगा ये। मजा आ रहा है पढ़ने में। यस। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 829। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 829। आप देखेंगे किताबों में अलग है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां दे रहा हूं। ये देखो, एक किताब में देख रहा था, उसका डेटा देख रहा था। अभी एक मिनट रुक जाइए जरा, इन भाई साहब ने क्या कांड कर रखा है। एक मिनट दीजिए बरा, मैं दिखाना चाहूंगा किताबों में क्या क्या कांड कर देते हैं लोग। ठीक है, वो पेज नहीं मिला, नहीं तो अभी मैं आपको दिखाता। इनका अलग ही डेटा चल रहा है, कैसे कोई किताबें भरोसा करे। 80 डिपार्टमेंट के आसपास है। आपसे पॉपुलेशन कभी एग्जैक्ट नहीं पूछी जाएगी, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉपुलेशन घटने बढ़ने वाली चीज है, ये नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, वो है 829। आंसर लिख लीजिए, जनसंख्या घनत्व। और ये डेटा किसके हिसाब से, गवर्नमेंट भी आपसे पूछा जाएगा, तो कौन सा पूछा जाएगा, 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है वो। आप मुझे आंसर बताइए इसका कि जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन सी थी, और उसका थीम क्या था, उसका एक ध्येय वाक्य था, वो क्या था वो ध्येय वाक्य, बताइए। हमारा जनसंख्या हमारा हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ऐसा कुछ, या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऐसा कुछ था, या फिर 15वीं थी, ये 16वीं थी, 17वीं थी, कौन सा था, आंसर बताइए जरा फटाफट। 2011 की जो भारत की जनगणना हुई थी वो कितने नंबर की थी, और उसका ध्येय वाक्य क्या था, थीम क्या था। चलिए, 912 जेंडर रेशियो है, जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। सेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट यह है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कितनी फीमेल्स हैं 1000 पुरुषों पे। 1000 पुरुष पे उत्तर प्रदेश में खाली 912 महिलाएं हैं। भैया महिलाएं ने ब्याह कहां से होगा बताओ। यस, 15वीं जनगणना हुई थी। चलिए ठीक है, ये स्थिति हमने समझ ली, ये जिलों के नाम है।
ये थोड़ा शायद आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आइडिया आपको दे देता हूं। राजधानी लखनऊ है, ठीक है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री वही हैं। हाई कोर्ट कहां है? प्रयागराज में। इसकी पीठ कहां है? लखनऊ में। तो कभी हाई कोर्ट आपसे पूछा जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबको पता है, लेकिन अब प्रयागराज में है वो, ठीक है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, ठीक। अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, विच इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। बात वही है, लेकिन भाषा चेंज कर दिया। न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो न्याय कहां से मिल रहा है? प्रयागराज। और इसकी जो बेंच है, जो इसकी पीठ है, वो कहां है? लखनऊ में। दो ही है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। बेंच कहां है इसकी? लखनऊ में। तो हाई कोर्ट तो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, बेंच कहां है? लखनऊ में। जिले कितने हैं? 75। अभी ब्लॉक व्लॉक नहीं पूछा जाएगा, नगर निगम पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक में नगर निगम को जोड़ा गया है, वो आखिरी नगर निगम कौन सा है? तो कोई मुझे आंसर बताएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम, देखो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरीके की जो है डिवाइड को किया गया है, ठीक है। तो कितने नगर निगम है? इसका आंसर होगा 17। सर 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर। लिख लीजिए, यूपी उसमें पीछे में पूछा गया था। पक्का 17 के 18 है? यहां तो 17 ही लिखा हुआ है। बताइए, नगर निगम 17 है कि 18 है? चलिए सर, लोकसभा में हमारे कितने सदस्य हैं? 80। देख लीजिए, 80 सीट हम ही लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो राजनीति में उत्तर प्रदेश में बहुत, और वर्तमान सरकार का आपने हाल देखा होगा, यूपी में नहीं परफॉर्म अच्छा कर पाने के पीछे ये। राज्यसभा में कितने हैं? 31। और मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि राज्यसभा में जो एमपीज होते हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं, और वो किस बिहाफ पर ये है? ये पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो राज्यसभा में जो सीट है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों की आवाज होती है, तो जितना बड़ा राज्य होगा उतनी बड़ी आवाज होगी। आवाज मींस उतने लोग होंगे। तो ये राज्यसभा की सीट किस बेसिस पर डिसाइड होती है? इसका आंसर होगा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये बहुत सीख लीजिए। अब आपसे सवाल कैसे बनाएगा? दे देगा फलाना राज्य, फिर ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, ऐसे दे देगा, और इनको लिख देगा कि राज्यसभा की सीट के अनुसार जो है आप अरेंज करिए। तो आप यानी कि जनसंख्या का क्वेश्चन और सीट से पूछ दिया इंटर रिलेट करके, कॉमन सेंस पे। तो जो राज्य की जनसंख्या जितनी बड़ी होगी, राज्यसभा की सीट उतनी ज्यादा होगी। आप देखना कि जो राज्य छोटे हैं इंडिया में, उनकी राज्यसभा में सीट कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है। समझ गए? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप। तो आज एक और नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि राज्यसभा की जो सीट डिसाइड होती है, राज्यसभा यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली, यानी कि हमारा क्या है, हमारे यहां जो है, मैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा। हमारे यहां क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति वाला सिस्टम। दो चीजें होती हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट इन द सेंस पूरे देश की बात हो रही है। तो जब एक ही पर्सन हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, तो वहां जनरली होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे कि अमेरिका का सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जनरली अलग होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन? प्रधानमंत्री। हेड ऑफ स्टेट कौन? प्रेसिडेंट, जो कि हमारे सेनाओं के हेड भी हैं, पहले नागरिक भी हैं, ठीक है। क्यों भारतीय जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, गणतंत्र क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है। कैसे इलेक्टेड है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्ट हम राष्ट्रपति को नहीं चुनाव कर रहे, लेकिन हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों अलग होते हैं। पावर एक्चुअली में किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। रबर स्टैंप की तरह कौन काम करते हैं? वो काम करते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी सरकारें ने बोला था। कब? कि जब आपकी मेजॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट आपकी मेजर गवर्नमेंट होगी, जिसके पास बहुमत होगा, वो बहुत कॉन्फिडेंटली काम करेगी। जैसे इसके पहले की सरकार आप देख रहे थे, और वर्तमान सरकार क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, तो अब देखा होगा आपने काम करने का रवैया और हर चीज का। तो जब ये बहुमत में होती है ना,
तो ये धड़ाधड़ सरकार डिसीजन लेती है और तगड़े डिसीजन लेती है, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट जो है उस समय जो है रबर के मुहर वाली स्थिति होती है, यानी कि हमारे यहां जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो सेरेमोनियल पोजीशन है, एक्चुअल पावर किसमें, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्चुअल पावर जो होती है, ठीक है, वो आपके जो है इनके, और नॉमिनल जो नाम मात्र की पावर होती है वो सेरेमोनियल ही होती है। सारा बिल जो फाड़ा जाता है सारा किसके नाम से लॉ कानून बन रहा है, वो राष्ट्रपति के नाम से बन रहा है। गणतंत्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो राज्य का प्रमुख है, जो हमारे देश के प्रमुख है, वो चुने जा रहे हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, प्रेसिडेंटियल और ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, द्विसदनी व्यवस्था ली गई, बाई कैमरलिज्म सिस्टम, ठीक है। द्विसदनी व्यवस्था कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अंग्रेजों का शासन था तो हमने ब्रिटेन से चिपका लिया, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे सेंटर में, स्टेट में, तो सेंटर में भी दो आपको दिखेगा, अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, इस तरीके से दिखेगा। तो जो केंद्र में है वही राज्य में भी है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहां राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर आइए, ये देखिए, तो लोकसभा, लोकसभा मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि हम डायरेक्टली, तो जैसे आप प्रधानमंत्री को देखो कि बनारस के संसदीय क्षेत्र हमारे बगल के क्षेत्र से वहां से नॉमिनेट होते हैं और वहीं से जीत के आते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या डायरेक्ट चुने जा रहे हैं, तो लोकसभा है यानी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। राज्यसभा क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली है ये। तो लोकसभा राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस किसको बोल रहे हैं हम लोग, राज्यसभा को, लोअर हाउस किसको बोल रहे हैं, लोकसभा को। उसी तरीके से आप देखोगे सेम वही, तो एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है आपका, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 403 सीटें हैं विधानसभा में, और विधान परिषद जो है आपका 100 सीटें हैं। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कितनी सीटें, आइडिया आपको होना चाहिए। यानी ये किसकी चीज है, ये पॉलिटिक्स की चीजें हैं सारी चीजें। क्राफ्ट्स में आप देखोगे कढ़ाई का वर्क, चिकन वर्क, पहले तो मैं चिकन का नाम सुना तो मैं कंफ्यूज हूँ ना, चिकन लखनऊ में, बाद में पता लगा कि चिकन वर्ड का कपड़े से लेना देना है। ये आज के 10 साल पहले की बात है, जब मैं बी फार्मा कर रहा था तब, ठीक है। तो ये सब एम्ब्रॉयडरी के लिए, कारपेट के लिए, सिल्क के लिए, ठीक है। भदोही की कालीन कितनी फेमस है, ठीक है। नदी में आपकी गंगा यमुना जी और ये सब सारी चीजें हैं। चलिए, ये सब बाकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब आपको पता होगा, ये सब, ठीक है। चलिए, अगर हम इतिहास की बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तरी भारत का जो है हिस्सा है, यहां पर आप देखोगे, और राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, बुद्धा, महावीर, अशोका, हर्ष, ये सब लोग जो है, अकबर और महात्मा गांधी, ये सब जो है यहां से एसोसिएटेड रहे हैं। पहले आपसे पूछ दे कि पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। उत्तर प्रदेश तो इसको बाद में किया गया 1950 के आसपास, इसके पहले इसका नाम था क्या, और इसके पहले ये आगरा वगैरह के साथ जो है ये एसोसिएटेड था, ठीक है। वो भी हिस्ट्री में पढ़ूंगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे गठन हुआ उत्तर प्रदेश का। अभी तो हम ओवरऑल एक पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य बोला जाता था उत्तर प्रदेश, किस राज्य को संयुक्त प्रांत बोला जाता था, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये चलिए, बाकी आपने देखा होगा कि अयोध्या काफी न्यूज था ही भगवान राम की मंदिर की वजह से। और बाकी आप देखोगे इसमें गुप्ता और मौर्य वंश और कुषाण, ये लोगों ने भी अब शासन किया था कुछ समय तक। सब सारी चीजें, मुगल का भी वहां तक पहुंच थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वहां तक लेना देना था, सारी चीजें सब पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तो पिक्चर ले रहे हैं, अभी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और अच्छे से, अब जो आएंगे सवाल ये बैक टू बैक आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि आपकी समझ पे बेसिस में पढ़ा रहा था, अब आपके टोटल एग्जाम बेसिस में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो अब जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपको। बताइए अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत में क्या है, ये स्थिति है, आपको दिख रही है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी। कब से, 1950, क्योंकि उसी टाइम इसका फाइल ये जो है उत्तर प्रदेश को उसमें आया। इसके पहले इसको क्या जाना जाता था, 1937 तक संयुक्त प्रांत बोला जाता था। इसके पहले भी इसका मामला अलग था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में आता था, वो सारी चीज आगरा के साथ एसोसिएटेड था, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। 1937 के आसपास वाला जो है ये संयुक्त राज्य प्रांत, 24 जनवरी 1950 को जो है फाइनल स्टैब्लिश हुआ, तो इसीलिए 24 जनवरी को जो है
उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर विल बी 24 जनवरी। ठीक है, बताइए हिमांशु जमीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? अननेसेसरी मत रेज करिए, अब तो मेन क्लास आपकी आई है ना। ठीक है, पुनर्गठन इसका कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, इसका बंटवारा कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में आपने देखा होगा उत्तराखंड को जो डिवाइड कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको बता दिया। 2,83,286 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एरिया के टर्म्स में चौथा राज्य है ये। पॉपुलेशन के टर्म्स में जाहिर सी बात हम पहले हैं, बहुत तेजी से इस काम में लगे हुए हैं, तो पॉपुलेशन के टर्म्स में हम पहले नंबर पर है। भारत भी, आपको यह भी पता होगा कि चाइना को सरपास कर चुका है इंडिया इस समय। तो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री इस समय चाइना नहीं है, इंडिया है। मैं आपको याद दिला दूं, क्या पता कई लोगों को ना जानकारी है, भूल गए हो। ठीक है, सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो जो है दोनों इसी को बोलते हैं, 912 है। ठीक है, जिले जो हैं आपके 75 है। जो 18 बोल रहे थे ना, वो होता संभाग, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, जैसे आजमगढ़ वाला संभाग, उसमें बलिया वगैरह, मऊ वगैरह सब आ जाते हैं, तो ये। ठीक है, कमिश्नर वगैरह जहां बैठते हैं वो सब ये, समझ गए आप? चलिए, टोटल पॉपुलेशन आप देखेंगे 2011 में ये 24 करोड़ थी। मुझे तो नहीं लगता कि 24 करोड़ थी, बताइए, यहां गुगली है। 2011 में क्या 24 करोड़ थी? मुझे तो नहीं लगता 24 करोड़ थी उस समय, 19-20 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, 829, इस फैक्ट को आप सही करिए। ठीक है, ये गुगली है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कि क्या आप एक्टिव हैं क्लास में, सो रहे हैं। ठीक है, यू नीड टू क्रॉस चेक दैट डेटा, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, 829 ये सही डेटा है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलिए, जुडिशियल कैपिटल किसको बोला जाता है? ये। नगर निगम आपके कौन से हैं? 17। ठीक है, संभाग कितने हैं, डिवीजन कितने हैं? 18, जबकि नगर निगम कितने हैं? 17। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? शाहजहांपुर, 2018 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की 31, और ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है ये आपकी 403 है, और काउंसिल की 100 है। ठीक है, मेन इंडस्ट्री, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदनी व्यवस्था का मतलब कि दोनों चीज आपको दिखाई देंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखी, विधान परिषद भी देगी, और विधानसभा भी। विधानसभा इसको बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है, वीर जी सब आएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, सब आएगा। आप नोट्स क्यों डायरेक्ट पढ़ रहे हैं? पहले वीडियो देखो ना, आप डायरेक्ट देखो नोट्स में। जब नोट्स आप पढ़ते हो ना, तो नोट्स में लिमिटेड चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे वीडियो, अब सेम मैं पीपीटी दे दूंगा, आप देख के लेना। सेम पीपीटी खाली मैं आपको दे दूं प्रिंट आउट के लिए, आप समझ लोगे उतने अच्छे से? नहीं समझ पाओगे। वीडियो और पीपीटी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, आपको नजर आ रहा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पहले देखिए, शॉर्टकट मत मारिए। 2x पे देखिए, 1.5x पे देखिए, फास्ट देखिए, बट वीडियोस को देखिए। ठीक है, यूपी स्पेशल जो मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ लीजिए, आप यकीन मानिए मैं आपको बेस्ट पढ़ाऊंगा। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, फार्मेसी में कोई इतना बढ़िया नहीं आपको पढ़ाएगा। मैं अपने ऊपर भरोसा रख के बता रहा हूं, नहीं कोई पढ़ाएगा। क्योंकि बहुत कम ऐसे मेंटर मिलेंगे जिसको सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस हो, जिसको फार्मेसी का एक्सपीरियंस हो, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ रखा हो। ऐसे बहुत कम मेंटर मिलेंगे। ऐसा मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ ये है। जो यूनिकनेस आपको दिखती है, जो एक्सपर्टीज दिखती है, वो इसीलिए है। मैं सूटिक्स का टीचर हूं, मुझे समझ लो पूरे सूटिक्स का 2% आता होगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिसको आपको लगता है कि नहीं सूटिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, मैं सारे सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ाता हूं, पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म, जो जाइंट प्लेटफॉर्म, उनका जो भूत है ना हम लोगों के ऊपर, कि एडवर्टाइज यही बढ़िया, ऐसा नहीं है। जब यहाँ पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि हम लोग हो हल्ला नहीं करते, पढ़ाते हैं यहाँ एक्चुअली में। और नतीजा है रिजल्ट, सिलेक्शन रेशियो। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए, यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है, कुछ छोटी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, यहां आप देखिए, तीर कमान का निशान और 2 मछलियां हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, पीसीएस में सवाल पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का जो एम्बलम है उसमें क्या क्या चीजें हैं, मछली और तीर कमान। 2 मछली, 1 तीर कमान, 2 तीर कमान, 1 मछली, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। इस बार तो यूपी पीसीएस में अलग ही मामला पूछा था, पंचर लगाने की विधि बताइए, ऐसे ऐसे सवाल आए थे यूपी पीसीएस में। तो स्टेट एम्बलम और सिंबल क्या क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए।
ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार की जो सील ये दिखाई देगी। पहले इसको क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था, ठीक है। तो आपको एक जो है एक तीर धनुष दिखाई देगी और आपको जो है दो मछलियां दिखाई देंगी इसमें, और मोटो ध्येय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होगी, सत्यमेव जयते, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं, ये सब फैक्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टेट एनिमल जो है बारहसिंघा है यहाँ का। सारस को जो है स्टेट बर्ड बनाया गया, इसलिए आपने देखा होगा आरिफ या किसका क्या मामला था, वो बंदा कितना मतलब जानवर भी कितना अफेक्टेड होते हैं, उसको बाद में फिर उससे डिटैच कर दिया गया सारी चीजें। पलाश, स्टेट ट्री अशोका, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें जो फैक्चुअल ये सबको पता रहता है, ये सब ल्यूसेंट वगैरह सब रटाया रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे, ये अच्छे लेवल का, जूनियर एनालिस्ट का लेवल अच्छे का होने वाला, आप देखिए। तो पहली भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है 1947 से, लेकिन उसको ऑफिशियल कब किया गया, 26 जनवरी 1968 को, ठीक है। ये तो पहली, इंपॉर्टेंट ये डेट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश की पहली भाषा क्या है, पहली राज्य भाषा क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज बताइए क्या है, हिंदी है कि इंग्लिश है? उत्तर प्रदेश की पहली भाषा क्या है लिखने वाली, हिंदी। द्वितीय भाषा तो हिंदी, तो सबको पता है कि हिंदी हिंदी है, लेकिन आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा कि सेकंड भाषा कौन सी है, और आपका और दिमाग खराब करना होगा तो पूछ लेगा कि कब से सेकंड भाषा जो है उर्दू को वो अनाउंस किया गया ऑफिशियली। तो ऑफिशियली 1989, ऑप्शन में 1979 भी होगा, दिखना बंद हो जाएगा आपको वहां पर, तो 1989 होगा आंसर, 1989। 1989 से दूसरी भाषा जो ऑफिशियली है वो उर्दू है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पहली हिंदी है, ठीक है। ये सब आपसे जो है पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है, हिंदी है। दूसरी कौन सी है, उर्दू है। कब से, 1989 से, 79 से नहीं, 89 नहीं। थोड़ा सा जनगणना के बारे में देख लेते हैं और स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो सब डेमोग्राफी वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा साक्षरता का लेवल क्या है उत्तर प्रदेश का। अब देखिए मैं आपको क्या करूंगा, अभी यही सब सवाल पूछा जाएगा आपसे, लेकिन मैं एक अच्छे टीचर के तौर पर थोड़ा सा और रिसर्च करके आपको क्या करूंगा, यूपी और इंडिया का कंपैरिजन कराऊंगा, जबकि इंडिया से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बेहतर नागरिक के तौर पर, एक बेहतर समझ के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। अच्छा यहाँ सेक्स रेशियो ये है तो ये है इंडिया में, ये इस तरीके से कंपेयर करके मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा। तो इंट्रोडक्शन की एक और क्लास होगी। अब ये इंट्रोडक्शन क्या मतलब, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, फिर डीप पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके, एक लेक्चर में पूरी हिस्ट्री, एक लेक्चर में ज्योग्राफी, एक लेक्चर में पॉलिटी, इस तरीके से पूरा, एक लेक्चर में सॉयल, इस तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ने का चुल रहे तो अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। चार जगह जो है यहां वहां मुंह मारने की आदत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चार जगह से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि आप जो यहीं से पढ़ें। ओवरऑल साक्षरता की हम बात करें तो 67.88, ये कहां का डेटा है, 2011 का, ठीक है। पुरुष ज्यादा साक्षर हैं महिलाओं की तुलना में, ये कॉमन सेंस है। अर्बन शहरी क्षेत्र वाले गांव देहात के क्षेत्र में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो जब कभी आए क्वेश्चन तो कॉमन सेंस लगाना कि शहर वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं गांव वाले के तुलना में। अब ये कुछ फैक्ट है जो पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं आपके, खास करके इसमें, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, चाहे आरओ वाला हो, अलग अलग जगह पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जितने हैं वो सब मैं इकट्ठे कर रहा हूं अलग अलग जगह से, और क्या क्या अपने आप को थोड़ा सा देख रहा हूं कि कहां कहां से सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके, उसी हिसाब से मैं अपने पढ़ाई को अलाइन कर रहा हूं, ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, यही सब वो करेंगे और फिर वही सब उपारेंगे जाके। यस, मैराथन ऑलरेडी चल रही है ट्रिपल एससी की, द्रोणा बैच चल रहा है ना, आप सभी को पता है। उसके अलावा आप देखोगे उसका चल रहा है, केजीएमयू फार्मासिस्ट का चल रहा है, पार सीरीज चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, 2,500-3,000 बच्चे जुड़ रहे, उसमें देख रहे हैं। आरआरबी वाले में 20-20, 21-21 हजार बच्चों ने देखा हुआ उसको, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अब देखिए आपको क्या करना है स्मार्टली, बहुत सारे मल्टीपल सीरीज चल रहा है और सब में क्वेश्चंस अलग हैं, सेम क्वेश्चन नहीं हम रिपीट कराते। टीचर्स को स्ट्रिक्टली हिदायत दी गई है कि आप न्यू क्वेश्चन लेके आइए, कॉन्सेप्ट पे लेके आइए। आप और प्लेटफॉर्म के सीरीज लगाना, टेस्ट सीरीज, और हमारे लगाना, आपको जमीन आसमान फर्क दिखाई देगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा और अच्छे से, हम लोग बहुत अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। तो द्रोणा सीरीज है, लेकिन बाकी आपका कोई टॉपिक और जैसे आरआरबी के किसी टॉपिक से मैच कर रहा, तो आप उस दिन आरआरबी वाला भी ज्वाइन करो, जीपैट वाला भी, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उससे, ठीक है। चलो, ऐसा जिला जिसका सबसे साक्षरता रेट ज्यादा है उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर।
कौन सा? नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला इलाका, उसको बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर। किसका इलाका है ये? एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, चलिए, सब मैराथन चल रही है ऑलरेडी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। आप देखोगे यहां पर एक एरिया है नॉलेज पार्क, जहां पर बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई भी की होगी, मैंने वहां पर कुछ समय के लिए नौकरी भी किया। ठीक है, चलिए, तो लोवेस्ट पूछा जाता है कि लोवेस्ट कहां पर है सर? श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है सर। अच्छा सर, पुरुषों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है? सर वो यही है। और मजे की बात देखो आप, महिलाओं में सबसे हाईएस्ट साक्षरता दर जो है कानपुर की है, कानपुर नगर की, कानपुर देहात की नहीं, कानपुर नगर की है। यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम वाला कौन सा है? श्रावस्ती। ठीक। पुरुषों में सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। लेकिन महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन सा है? कानपुर। और जाहिर सी बात है कम वाला कौन होगा? श्रावस्ती। ठीक है, तो महिलाओं में कम, पुरुषों में कम, सबसे वो कौन होगा? श्रावस्ती होगा। कॉमन सेंस है। पुरुषों और महिलाओं में हाईएस्ट लिटरेसी रेट में फर्क है। पुरुषों में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि महिलाओं में कानपुर नगर है। आप गलती से ये मत लगा देना दूसरा वाला ऑप्शन। जबकि लोवेस्ट मेल और फीमेल लिटरेसी दोनों की कॉमन की बात करें तो उसका आंसर होगा श्रावस्ती। समझ गए आप बात? ऐसे कंपेयर करके पढ़ना। सब करवाएंगे भाई साहब, सब करवाएंगे भाई, सब करवाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी तो आने दो मुझे, यूट्यूब पर भी आऊंगा अभी ना, अभी चल रहा है, उस पर अभी आ रहा हूं मैं। चलिए सर, टोटल पॉपुलेशन ये कब की है? 2011 की। तो अब ये और ये डेटा आप चेक कर लीजिए, तो अब समझ में आया कि ये क्या था? गूगली था, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। यू नीड टू रेक्टिफाई दिस, करेक्ट, रेक्टिफाई दिस फैक्ट, आपको ये सही करना चाहिए। चलिए सर, ये थोड़ा सा देख लिया हमने। अर्बन पॉपुलेशन 22.7, रूरल 77.7। ऐसा है क्या? मतलब उत्तर प्रदेश गांव में बसता है, ऐसा है? मैं तो सोच रहा था कि सब लोग मुंह उठा के शहर ही आ गए। बताइए, उत्तर प्रदेश गांव में बसता है? भारत तो गांव में बसता है, उत्तर प्रदेश यस गांव में बसता है। तो 77.773 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क, जहां मैं स्टार मार्क करूं उसको लिख लेना है। ठीक है, एक होता है 10 के वृद्धि दर। 10 के वृद्धि दर का मतलब जैसे 2001 में अगर कोई चीज हुई तो 10 साल बाद 2011 में इस 10 साल में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रो किया। ठीक है, तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ वाला राज्य कौन सा है? तो चूंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि यानी 10 साल में 2001 में जो थी जनसंख्या, उससे कितना परसेंट, मान लो जैसे 100 बढ़ा, अब 1000 में 100 कितना हो जाएगा? 10%। तो डिकेडल ग्रोथ, मान लो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, अब ये 1000 में 100 केवल बढ़ा, यहां से लेके 100 बढ़ा, इसका मतलब 10% की ग्रोथ हुई। तो ऐसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहां पर। समझ गए? तो 10 की वृद्धि दर 2011, ये सब डेटा किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के आधार पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन वेरिएबल डेटा नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनर फंस जाएगा और बच्चे हाईकोर्ट चले जाएगा, मामला लटक जाएगा वैकेंसी। इसलिए हमेशा जो है, यस, जब तक न्यू सेंसस नहीं आता, जितने एग्जाम होंगे सब पुराने डेटा पूछा जाएगा, और आपको 2011 ही सेंसस पढ़ना, भले साहब 2024 में जी रहे हो तो क्या से, आपको 2011 का ही डेटा करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने बताया आपको 829, सेक्स रेशियो जो है 912 है। अब पॉपुलेशन के टर्म्स में देख लेते हैं, और आपको कुछ चौंकाने वाला फैक्ट भी मैं बताने वाला हूं, आप सर पीट लेंगे तुरंत अभी थोड़ी देर में। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पर है? इलाहाबाद, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयागराज। सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कहां है? महोबा। महोबा कहां? बुंदेलखंड वाला रीजन। ठीक है भाई, जब वहां पानी की व्यवस्था नहीं, सिंचाई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं, तो लोग बाग क्यों वहां जाएंगे? तो पॉपुलेशन वहां कम होगी। हाईएस्ट डेंसिटी कहां लोग एकदम ठसाठस भरे हुए हैं? बिल्कुल गाजियाबाद में। गाजियाबाद किसका इलाका है? दिल्ली एनसीआर का इलाका है। लोवेस्ट डेंसिटी कहां है सर? ललितपुर। ललितपुर कौन सा वाला एरिया? ये वाला जो चोंच सा लटका हुआ है, ये है क्या ललितपुर? ये वाला। ठीक है, हल्के मत लीजिए ललितपुर को, यहां पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं। ठीक है, चलिए, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां मिलेगा? जौनपुर में। बेटियों को काफी प्रमोट किया जाता है जौनपुर, शिक्षित है, शेरशाह सूरी, शिक्षित जिला है जौनपुर।
और जब शिक्षित होंगे तो बेटियों की कदर होगी, जाहिर सी बात है। तो यहां जौनपुर वाले प्राउड फील कर सकते हैं, सेक्स रेशियो जो है ज्यादा है और राज्यों की तुलना में यहां पर। और सबसे दुख की बात है कि सबसे पढ़े लिखे लोगों का लोएस्ट सेक्स रेशियो है गौतम बुद्ध नगर। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, स्थिति क्या है हमारी? सबसे पढ़ा लिखा हमारा जिला और सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर वाले बुरा ना माने, सोचने की जरूरत है कि हम सबसे पढ़े जिले होके भी ये स्थिति है हमारी सेक्स रेशियो को लेके। ठीक है, चलिए, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छी बात है, बलरामपुर में है। ठीक है, तो जब बच्चों का चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि फीमेल सेक्स रेशियो भी इंप्रूव होगा वहां पर। ठीक है, तो अगर किसी भी जिले का चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत अच्छा अगर है तो आप समझ लीजिए कि उस जिले का भविष्य ठीक है। वहां पर जो है आगे फ्यूचर में जो जनरेशन है, जो फीमेल का रेशियो वो बढ़ने वाला है। कॉमन सेंस है ये। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम 6 बजे से 10 बजे के बीच में। चूंकि आज पहला दिन था, आज नया साल था, सारे ट्यूटर थोड़ा रिलैक्स मोड में थे। आई वॉज द वन जो कि थोड़ा फ्री थे, बैठे हुए थे निठल्ले उतर, तुमने कहा चलो क्लास ही ले लेते हैं यार बढ़िया सी। ठीक है, ठीक है, निठल्ले उतर नहीं बैठा हुआ था मैं, चिंता थी आपकी, क्योंकि इतने एडमिशन है इसमें, जाहिर सी बात है कि भाई हमें, हमारे ऊपर भी तो प्रेशर होता है ना भाई। आपका भरोसा है, आप किसी के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड एक बार कर सकते हो ना, दोबारा नहीं कर सकते ना। और जब आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, लॉन्ग टर्म भरोसा आपको स्टैब्लिश करना है, बच्चों का भरोसा आप पे है, जब इतना इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग होते हुए भी आप देखोगे 2276 में से ज्यादातर लोग हमारे यहाँ आ गए, तो ये भरोसा है। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा जो हमें हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप समझिए। तो एक उत्तर प्रदेश को लेके समझ आपकी डेवलप हो गई। इंट्रोडक्शन का एक और सेशन आएगा, फिर स्पेसिफिक पार्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इस तरीके से आ जाएगा पूरा। ठीक है, अभी बहुत कुछ डेटा आना है, तो आपको आपको देखो कितनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, देखो ओवरऑल। ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको प्राइमरी सोर्स से पढ़ा रहा हूं। मैं किताबों पे यूपी स्पेशल के विषय मैं देखा, मेरा दिमाग सटक गया एकदम। मैंने कहा किताबों में बहुत फर्जी कर रखा है यार, तो नाक कट जाएगी मेरी। उल्टा पुल्टा का डेटा हो गया, तो डेटा के मामले में बहुत सतर्क हो जाता हूं मैं, क्योंकि हमने आपको गलत पढ़ाया, फिर आपने कहीं और कन्वे कर दिया, एग्जाम में गलत हो गया, उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, हमारी जनरेशन खराब हो जाएगी। वो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, कैसी लगी क्लास आपको बताइए? पहली क्लास थी, थोड़ा सा बे टाइम भी हो गई, क्योंकि आप कोई ट्यूटर नहीं फ्री था तो मुझे ही आना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी आपको जो है कल से पर्टिकुलर सब लोग मिलेंगे, तो हम भी मिलेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं 6 से 10 बजे के बीच में शाम में। बताइए फटाफट, और लोग राय दीजिए अपनी, बताइए भाई, पैसे नहीं लग रहे हैं। बाकी आप सभी को मैं थोड़ा सा बता दूं प्लेटफॉर्म के बारे में, चूंकि आप में से बहुत सारे लोग नए भी होंगे। ठीक है, मेरे बारे में जो जान रहे हैं वो अच्छे से मेरे बारे में जान ही रहे होंगे। सार्थक बैच जो है वो चल ही रहा है, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो जो आपके लोग हैं उनको भी आप थोड़ा बताइए, सपोर्ट करिए उनको। ठीक है, कहाँ से आप कोर्सेज वगैरह अवेल कर सकते हैं? tutoxoacademy.com जो साइट है, आप वहां कर सकते हैं, और टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले से। ठीक है, टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन से कर सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज है, मुझे बताना जरूरी है। अब आप देखेंगे लाइव में यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, कैसे आप अच्छे से यूज कर सकते हो। जब आपको इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा है, इस मेंटर पे भरोसा है, तो इसके सारे चीजों को आप निचोड़िए थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, ये सुटिक्स का सेशन, ये सुटिक्स का सेशन, सुटिक्स है आपके में पूरा, 2 वीडियो मैंने करा रखी है, देखो सुटिक्स की। अब आपको अपने जो द्रोणा सीरीज चल रहा है उसके अलावा ये वीडियो भी देखनी चाहिए, आपका सुटिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। यू शुड वॉच। ठीक है, ऐसे ही आपको जो आपके टॉपिक्स कॉमन हो, जैसे आप देखोगे जूरिस्प्रूडेंस के कुछ टॉपिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हमने कराए हैं, ईशा मैडम ने कराए हैं, और भी लोग हैं। तो जो सीरीज में चल रहा है ना, जो आपके जैसे अब इन्होंने कोलॉजी में कराया है, तो आपके में कोलॉजी के नाम पर केवल बायो से है, तो आप इस सेक्शन को क्यों करोगे? आरआरबी वाले जो बच्चे हैं उनको करना चाहिए, जो और लोग बच्चे हैं। ठीक है, सब कुछ हिमांशु जी, पूरा एनालिसिस सब बना हुआ प्लेलिस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ना, तो आप देखना है। देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, कोर्स अगर शो हो रहा होगा सामने तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे कॉम्पिटिटर भी देखते हैं सब, अभी दिखा रहे हैं आपको।
ठीक है, खुल रहा है एक बार, ये देखिए यही बैच है ना। आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिए इन सब चीजों को, ठीक है। क्या है कि हम कंटेंट अच्छा देके क्या करेंगे जब आप उसका सही से उपयोग ही नहीं कर पाओगे। अबाउट कोर्स है, देखो कितने सिस्टमेटिकली आपको डेमो प्रॉपर दिया गया है। आप वीडियोस देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, टेस्ट सीरीज देख लीजिए, जो भी आपको देखना है आप देख लीजिए यहां से, ठीक है। ये सब आपने देखा, ठीक है सर। यहाँ देखिए वैकेंसी की डिटेल पूरी, स्ट्रेटजी सेशन मैंने डाला हुआ है, स्टडी मटेरियल यहां डाला हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो 121 वीडियो ही है। आप वीडियो पे मत जाओ, आप इसमें लंबे सेशंस है। अभी देखो यूपी स्पेशल मैंने कितना तसल्ली से लंबे से पढ़ा है आपको। यहाँ वीडियो वीडियो वाला खेल नहीं खेला जाता। टेस्ट है, ये टेस्ट अभी बढ़ेंगे, ये सब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है अपलोड हो रहा है, ये सब बढ़ेंगे अभी आपको एक हफ्ते के अंदर। प्रीवियस ईयर के पेपर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, फ्लैश कार्ड है, यहाँ आपको देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख रहा हूं, ये देखो आप कह रहे हो ना सर नहीं बना हुआ है, ये सब देखो। देखो पार्ट 1 में पूरा आपको फार्मा नॉन फार्मा इसके वीडियोस दिख रहे हैं, सब इस तरीके से फोल्डर्स बने हुए। जब इसके अंदर अभी जाओगे, अभी कुछ फाइलें नहीं खुल रही है, ऐसे नहीं खुलती है वो, जब आप कोर्स अवेल करते हो उसके अंदर खुलती है सारी, ठीक है। यहाँ लिमिटेड फाइलें खुलती हैं, आप अच्छे से यूज करिए इसको। सीरीज जितनी भी हो रही है उनको बाय हार्ट फॉलो करिए, जितने भी, ये देखिए एमपी के लिए सीरीज चल रही है आपकी, ये द्रोणा सीरीज चल रही है, देखो 3-3 हजार बच्चे देख रहे हैं, 2276 ही तो हैं, और भी बच्चे देख रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए, तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, माइक्रोवेल ऐसे का पूरा क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करा दिया गया, सूटिक्स प्रैक्टिस करा दिया गया, ये सब सारी चीजें, ठीक है। अभी देखो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ क्वेश्चन कराया है मैडम ने, अंशिका मैडम ने। अभी इनसे मैंने बोला कि एक और सेशन आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पे लाइए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन और लाइए, तो इनका एक और सेशन आने वाला है, ठीक है। पार्थ सीरीज देखो मैंने कराया है, सूटिक्स एक केवल पार्ट कराया, तो आप यहाँ पार्थ सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है ऐसे, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए। मैं आपको, आप देखिए, आपको मैंने क्या है स्ट्रैटेजी सेशन एक किया हुआ है। एक हमारा परिवार यूट्यूब पर है, एक हमारा परिवार यहां पर भी है, वो सब परिवार के हिस्से हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने पे किया केवल वही हमारे परिवार के हिस्से हैं। परिवार हमारे लिए पैसा ही नहीं है, हमारे लिए परिवार का मतलब है हर बच्चे का जो सपना, जो हमारे ऊपर भरोसा करता है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता हो ना कर सकता हो। हमने कोर्सेज के प्राइसेस बहुत कम किए, 699, 999 इस तरीके की चीजें की हैं, ठीक है, कम प्राइस में, क्योंकि हमें पहले से पता है कि आप लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च करके आ चुके हो। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हम बस अपने प्लेटफॉर्म को मिनिमल रन करना चाहते हैं, और अपने फील्ड में अच्छे से हम लोग कुछ चीजें करना चाहते हैं कि भाई बेहतरीन जो हमने सीखा है वो हम आपको सिखाएं। हम अगर किसी वादे पे आए हैं, मैं चीजों में अगर सेलेक्ट हुआ हूं, तो आपको भी वो रास्ता दिखाया जाए, आप भी सिलेक्ट हो, आपके सपने पूरे किए जाए। तो स्ट्रेटजी वाले वीडियोस आप जो है अच्छे से देखिए, मैंने 1-1.5 घंटे का पूरा तसल्ली से वीडियो जो है बनाया हुआ है, पूरा यूपी ट्रिपल एससी का, तो आप उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी कॉमन क्या है कि वीडियोज को आप अच्छे से देखिए, वीडियोज बैकबोन है इसकी, क्योंकि वो अगल बगल की बातें करते हैं, समझ पे बातें करते हैं। 1.5x पे देखिए, 2x पे देखिए, जैसा आपको लगे। इसमें से कुछ पॉइंट्स के, जैसे आपने देखा होगा आज के सेशन में मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, पूरी स्लाइड में बहुत फैक्ट है, लेकिन कुछ 10-15-20 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं को आपने नोट डाउन कर लिया, यही आपके नोट्स हैं। आप प्रिंट आउट के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर मत पड़ो। जब आप इसको पढ़ लो, ये नोट्स आपके 10-15-20 पन्ने, 30 पन्ने जो भी हो आपके, इसको बाद में क्या करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का पूरा आप टेस्ट लगा लो, आपका प्रैक्टिस हो गया, वो सब्जेक्ट वो टॉपिक पूरा कवर, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से। कुछ लोग शुरुआत में मल्टीपल करते हैं। टेस्ट सीरीज मैंने बोला है कि आप नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज पर फोकस मत करिए। हमारे टेस्ट सीरीज कराने, अब देखो दुनिया भर में लोग पता नहीं कितने मैराथन, महामैराथन, फलाना डेम का, दुनिया भर चीजें, दिन भर आपको वहीं नचाए रहेंगे ऑनलाइन ऑनलाइन ही खेल के। लेकिन अपन का काम वो नहीं है, जब हम लोग आते हैं तो बढ़िया से आते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करेंगे, और जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ना, तो आप कोई भी टेस्ट कैसा भी घुमा के पूछ ले आप कर लोगे, ठीक है। हमें कैसे सिलेक्शन दिलाना, हमें उसका नब्ज पता है, तो हम लोग जो है वही आपको पढ़ाते हैं स्पेसिफिक। यस, लैपटॉप में एक्सेस मिल जाएगा आपको, मुझे 95519980 पर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि सर आई वांट लैपटॉप एक्सेस, या फिर मैं आपके ग्रुप में जो है लैपटॉप का लिंक शेयर कर दूंगा, जिन जिन लोगों को चाहिए होगा वो लोग कर लेंगे, ठीक है। अब आपके जो है डाउट सेशन काफी सारे हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम कि मैं स्क्रॉल करके आपके सारे कमेंट अच्छे से पढ़ लूं, ताकि किसी की बात अधूरी ना रह जाए। वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसमें।
कोई दिक्कत नहीं है, आप गुजरात से हो, कहीं से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब तो अपने देश के ही हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि काफी संख्या में आप लोग जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अपना प्यार और ट्रस्ट बनाए रखिए। जब आपका मेरे ऊपर भरोसा है तो उसको कंटिन्यू रखिए। किसी प्लेटफॉर्म को अर्ली जज मत करिए, कंपेयर मत करिए किसी प्लेटफॉर्म से। कंपेयर करोगे आप, होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से टेस्ट सीरीज ले लिए, यहाँ से वो ज्वाइन कर लिया, वहां से वो किताब ले लिए, फिर कंपेयर करते रहो, आप नाचते रहते हो, फिर यहाँ के रिव्यू लिखोगे, यहाँ वो उल्टा पुल्टा। जल्दीबाजी में सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। एक मैच्योर एस्पिरेंट की तरह तैयारी करना और सीरियसली, क्योंकि 2276 लोग सीरियस कैंडिडेट हैं ये। और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मार दीजिए चौका आप, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हैं, ठीक है। मार दीजिए चौका। चल, ठीक है। भाबर और ये सब क्षेत्र बाद में डिस्कस किया जाएगा। लैपटॉप में एक्सेस की बात हो गई है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थैंक यू। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया आपने, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपको क्लास पसंद आई। बिल्कुल क्रैक करा देंगे, आपका टीचर सक्षम है, ऑलरेडी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ रखा है, कर रखा है। ठीक है, चलिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, गुड सेशन, ठीक है, ओके। कंप्यूटर का मैंने डिस्कस कर लिया। 6 से 10 टाइमिंग है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, एक एक पीडीएफ अगर हम करें ना, अब 10-15 बैचेज रन हो रहे हैं, एक एक पीडीएफ करेंगे ना, तो हम भी पागल हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाओगे। तो पीडीएफ वाला मामला हमने क्या किया, क्योंकि क्लास और पीडीएफ हमारी सेम है। और प्लेटफॉर्म पे देखोगे अलग ही बुकलेट, किताब और दुनिया, वो सब अलग चल रहा है। आप वहां अलग पढ़ो, फिर 2 घंटा किताब अलग पढ़ो, दोनों कंटेंट अलग है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। इधर पे क्या, दोनों मामला सेम है। तो जब सेम है, यही जिससे मैंने पढ़ा है वही आपके नोट्स है, सेम है मामला। चलिए, बिल्कुल मिल जाएगा। गुड नाइट, ठीक है। बाकी लोग, अमित जी, हिमांशु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैक्सिमम 10 सेशन, मैक्सिमम यूपी स्पेशल के 10 सेशन होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और फार्मा और नॉन फार्मा दोनों के सेशंस आते रहेंगे बैक टू बैक, ठीक है। पेशेंस से पढ़ते रहिए आप, जल्दीबाजी मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कंटेंट में जाइए, ठीक है। कुछ चीज अगर मिस लग रही है, इट मींस कि वो लाइव में आना है सारा, ठीक है। कंटेंट से जाइए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब मेरी केवल एक क्लास हुई तो आप केवल आप आज एक ही पढ़ेंगे? नहीं, और जो कंटेंट है, आपने 3-4 दिन से तो एडमिशन ले रही हो सब लोग, तो वो पढ़ते रहो कंटेंट से आप अच्छे से। कंप्यूटर के 5 सेशंस, मिनिमम 5 सेशन। देखिए, नंबर में डिवाइड मत करिए। और कोचिंग वाले क्या 20-20, 25 मिनट, 30-30 मिनट करके 25 सेशन ऑफ कंप्यूटर, आपको लगेगा यार बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ इन्होंने, काटा गया भाई साहब। इधर पे क्या, देखो मैंने एक सेशन लिया, लंबा सेशन लिया, तो ऐसे ही लंबे सेशंस होते हैं हमारे यहाँ, अच्छे सेशंस होते हैं। फार्मा पोर्शन स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है, ठीक है। और ट्यूटर भी स्टार्ट करेंगे, मैं भी स्टार्ट। अभी आपका, अभी जितने भी एग्जाम है ना फार्मा में, सबसे पहले आपका ही एग्जाम है, इसलिए आपके बैच पे काफी फोकस है, क्योंकि भरोसा भी आपका, और हमें सबसे पहले एग्जाम जो है, तो आपके ऊपर फोकस करना पड़ेगा हमें। अभी हमारे सारे मेंटर्स का फोकस है आपके ऊपर, बिल्कुल। हाँ हाँ, टॉपिक वाइज बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आई एम सेइंग, आप पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप दे के आना, फिर ये सब वीडियो देखना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि कैसा रहा सेशन, ठीक है। 10-12 साल से क्या कर रहे हैं, घिस रहे, एग्जाम दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्स में चूके, कुछ एग्जाम्स में टॉप किया, बहुत सारी जिंदगी में एक्सपीरियंस है। फेल्योर वाली फीलिंग नहीं है मुझे कभी, अगर मैं कहीं किसी एग्जाम में चूक भी गया तो। नहीं, कुछ नंबरों से चूकने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने, मतलब मान लो कोई आपने एग्जाम दिया, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए, डजंट मीन, ऐसा नहीं, बस दैट वाज सिंपली बैड लक कि कुछ नंबरों से चूक गए। इट डजंट मीन कि आपके पास इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। अब सिविल सर्विसेज की लिस्ट आ रही, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए, तो क्या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है? ऐसा नहीं है। उन लोगों को सरकार को उठा के अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग देना चाहिए, जो कुछ नंबरों से चूक रहे हैं वेटिंग लिस्ट वालों को। आप देखो वो कितने बढ़िया क्लास के अधिकारी निकलेंगे। भाई कुछ ही नंबरों से उनका मेंस चुका है ना, कुछ ही नंबरों से वो ये इसमें इंटरव्यू में चुके हैं ना वो, फाइनल सिलेक्शन में।
तो मैं तो यही हमेशा, और मेरे ख्याल से सरकार इस पे ध्यान भी दे रही है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनको अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में आप जाओ, अच्छे डिपार्टमेंट जितने भी अपने इंडिया के हैं या प्राइवेट सेक्टर के, ऐसे कैंडिडेट्स को उठा लेना चाहिए, क्योंकि दीज आर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, कुछ नंबरों से फाइनल लिस्ट में चूके हैं। यस, डर लग रहा है, इट मीन्स कि यू आर ए सिंसियर कैंडिडेट। डर सबको लगता है। क्या मुझे प्रेशर महसूस नहीं हो रहा? मुझे भी बहुत प्रेशर महसूस होता है। इट मीन्स यू आर सिंसियर टू योर वर्क। ठीक है, अच्छी बात है, डर लग रहा है तो इट शोर योर सिंसियरिटी। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं कल अच्छे से बैक टू बैक सेशंस के साथ। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।